बाजार बोलता है। इसमें हम पहले एफआईएस का डेटा पढ़ते हैं, उसके बाद ग्लोबल इंडिसेस और उसके बाद गेनर्स एंड लूजर्स। तो पहले शुरुआत करते हैं एफआईएस के डेटा से। एफआईएस में के डेटा में देखें तो एफआईएस लगातार इंडियन मार्केट में बिकवाली ही कर रहे हैं। परसों के सत्र में भी करीब 2600 करोड़ की सेलिंग की। डीआईज ने करीब 2236 करोड़ की बाइंग की है। तो कहीं ना कहीं डीआई से सपोर्ट इंडियन मार्केट को मिला हुआ है, जो कि हमने पिछले कई महीनों से सालों से देख भी रहे हैं। साथ ही अगर देखें तो ग्लोबल इंडिसेस पर नजर डालते हैं कि वहां पर किस तरह का रुझान देखने के लिए मिला। तो अमेरिकन मार्केट्स में तो एक जोरदार तेजी कल के सत्र में देखने के लिए मिली। डाउ 500 पॉइंट से ज़्यादा बढ़कर बंद हुआ। शंघाई में स्टिमुलस की बातें हो रही हैं चीन में, तो देखना होगा कि वहां पर कितना एग्रेसिव स्टिमुलस आ पाता है, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। हैंसेंग में अच्छी तेजी बनी हुई है। निकाई करीब 3% ऊपर है, क्योंकि येन में डेप्रिसिएशन अब दोबारा शुरू हो गया। 160 से जब 142 एप्रिशिएट होती हुई आई थी येन, तो हमने देखा था कि जापानीज मार्केट भी निकाई जो इंडेक्स था उनका 40-42 हज़ार की लेवल से 31 हज़ार तक पहुंचा। लेकिन जैसे जैसे अब येन $148 के मुकाबले पहुंची है, तो वहां पर दोबारा से रिकवरी शुरू हो गई है निकाई में। और साथ ही कोस्पी में भी करीब 2% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। एक बार टॉप गेनर्स और लूजर्स पर नजर डाल लेते हैं। आज कौन से शेयर्स हैं जिनमें की स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो सुप्राजीत इंजीनियरिंग यहाँ पर करीब 10% का उछाल। राई मैग्नेसिटा इंडिया लिमिटेड ये करीब 8.25%। फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस करीब 7.25%। टीडी पावर में करीब 7%। और सीक्वेंट साइंटिफिक में करीब 6% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर गिरने वाले शेयर्स पर नजर डालें तो जहां पर की स्ट्रेंथ नहीं है, हिंदुस्तान जिंक यहां पर विस्तार से बात करेंगे इनके ओएफएस को लेकर और इनके फ्लोर प्राइस की वजह से। चूंकि फ्लोर प्राइस थोड़ा नीचे रखा गया है, उसकी वजह से काउंटर में आज थोड़ी गिरावट है। रेड टेप करीब 5% नीचे है। मैक्स फाइनेंशियल 5%। साई सिल्क करीब 4% और टीटी के प्रेस्टीज में भी करीब 4% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ग्लोबल खबरों पर नजर डालते हैं। ग्लोबल खबरों में अगर देखें तो यूएस मार्केट में तेजी क्यों बन रही है। यूएस मार्केट में तेजी की दो वजह। पहला कि वेडनेसडे को वहां पर सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आया जो कि 2.9% था, जो कि बाजार की एक एक्सपेक्टेशन है कि अब लगातार ये 2% की रेंज को टच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं फेड के गवर्नर को भी ईज कर रहा है रेट कट करने के लिए सितंबर में। उसकी वजह से हमने देखा कि यूएस मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ है। साथ ही अगर देखें तो वहाँ पर रिटेल जुलाई रिटेल का सेल्स के जो डेटा थे वो भी अच्छे देखने के लिए मिले, जो उम्मीद से अच्छे थे। और साथ ही वहाँ की जो लीडिंग रिटेलर कंपनी है वॉलमार्ट, उसने अपनी गाइडेंस भी बढ़ाई और साथ ही जो उनके नतीजे थे वो भी ठीक ठाक रहे। वॉलमार्ट का शेयर कल के सत्र में बहुत अच्छे चढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसका इम्पैक्ट था कि यूएस मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दी। साथ ही चीन पर भी जाएंगे। चीन में अगर देखें तो स्टील उत्पादन जुलाई के महीने में 9% गिरा है। और ओवरऑल अभी तक इस साल के कैलेंडर ईयर के में देखें तो स्टील के उत्पादन में चीन में कमी आ रही है। कारण ये माना जा रहा है कि वहाँ पर स्टील की डिमांड थोड़ी कम हो रही है। दोनों ही खबरों को विस्तार से लेते हैं। अरुण सर, पहले मैं यूएस पे बात करूंगा। जैसा कि आप बता भी रहे थे फेड रेट को लेकर कि कट होने की तो बात है ही सितंबर मीटिंग में। सर 25 बेसिस पॉइंट पर किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए मार्केट्स को, और खासतौर से इंडियन मार्केट के पीछे क्या सोच होनी चाहिए, और 50 बेसिस पॉइंट पर क्या सोच होनी चाहिए, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हों जहां पर कि हमें रोटेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि फेड रेट कट आ रहा है। जब भी आता है ये बड़ा एक मूवमेंट के तौर पर देखा जाता है ग्लोबल मार्केट में। विवेक, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अब एक कहावत है, दिल मांगे मोर, आप जितना दोगे उतना कम होगा। तो वो जो सीमा, क्योंकि ये लगभग मेरे ख्याल से 2.5 पौने 3 साल के बाद में एक रेट कट आएगा, तो शायद 25 को तो नेगेटिव लिया जाएगा। इससे कुछ न कुछ ज्यादा उम्मीद की जाएगी। हालांकि फेड जब भी रेट बढ़ाता है या घटाता है, वो नॉर्मली 25 बेसिस पॉइंट के स्लैब्स में करता है। मेरे ख्याल से इस बार 25 और 50 के बीच के स्तर पर एक इक्विलिब्रियम रेट कट होनी चाहिए, चाहे वो 35 हो या 40 हो। लेकिन अगर 35 पैसा नहीं आता या 25 ही आता है, तो मेरे ख्याल से इसे नेगेटिव लिया जाएगा। 50 अगर आ जाता है, खुदा न खास्ता, तो ओवर ऑप्टिमिज्म या ओवर ऑप्टिमिस्टिक कहा जाएगा। और वो भी शायद बाजार को शॉर्ट टर्म को छोड़कर मीडियम टर्म में शायद पसंद ना आवे। बिल्कुल, आज हम देख रहे हैं कि सारे ही आईटी काउंटर्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ भी बनी हुई है। अरुण सर, अगर यूएस में इस तरह की रिकवरी रहेगी
और रेट कट की बातें होंगी 25-50 बेसिस पॉइंट, दैट विल बी सेटल्ड इन सितंबर जो भी होगा। उसके बाद फिर बात होगी कि इस पूरे साल में कितना रेट कट होगा और फिर नेक्स्ट ईयर कितना रेट कट होगा। अल्टीमेटली सर वहाँ पे बिजनेस को रिवाइव करने की या जो इकोनॉमी थोड़ी सी अब डीरेल होती हुई दिख रही है, कुछ एक जो डेटा पॉइंट्स उनके बने हैं उसकी वजह से, और उसका एक इम्पैक्ट हमने देखा था इंडियन आईटी कंपनीज में। लीड इफेक्ट आ गया था, पहले ही 6 महीने पहले ही वो गिर गए थे, और अब चूंकि वहाँ पर जब डेटा खराब आ रहे हैं उनकी इकोनॉमी को लेकर, लेकिन फेड रेट कट की होप बढ़ गई है, तो आईटी कंपनीज चल रही हैं। सर ऐसे में आपका आईटी सेक्टर पर क्या व्यू है और कौन से शेयर है जो कि आपकी रडार पर है? विवेक, मैं अभी भी आईटी में इतना ज्यादा बुलिश नहीं हुआ हूं, ओके। क्योंकि जो आईटी में जो पेन पॉइंट्स है वो नहीं दूर हुए हैं। और अगर ये माना जाए कि सिर्फ रेट कट के कारण आईटी क्षेत्र में बहुत बड़ी तेजी या प्रोडक्ट या परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आ जाएगा, मैं उससे सहमत नहीं हूं। एक चीज ओके। समझना चाहिए कि आईटी पे जो स्पेंड होता है वो शॉर्ट टर्म नहीं होता, वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म होता है। एक प्रोग्राम, एक मॉडर्नाइजेशन, एक जिसे कहते हैं बड़े बड़े 3 4 5 साल के ये एक एफर्ट होते हैं कि भाई इसको अपन कंप्यूटराइज करेंगे, इस तरीके से इसमें मॉडर्नाइजेशन करेंगे। तो ये सब लंबे टर्म के प्रोजेक्ट होते हैं। और कोई भी कंपनी जब एक 10 20 50 मिलियन का एक प्रोग्राम करती है तो उसे कई चीजें सोचनी पड़ती है और उसके बाद ये प्रोग्राम तय होता है। तो इतना जल्दी देखिए, शेयर बाजार में तो इंस्टेंट एक रिएक्शन आ जाता है हर चीज के ऊपर में, बट उसका इम्पैक्ट फ्लो करने में कंपनी में, उसके बैलेंस शीट में आने में या परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट करने में समय लगता है। तो इमीडिएट इम्पैक्ट आईटी को मिले ऐसा मेरा मानना नहीं है, बट हाँ, शेयर बाजार के नजरिए से एक इम्पैक्ट आएगा। और अगर इस चीज के लिए आप बाजार में खेलना चाहते हो तो जो दिग्गज कंपनी है उसी में आपको सौदा करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पैक्ट लीडिंग कंपनीज में होती है। तो मेरा नंबर रहेगा टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, साइंट, ये सब जो कंपनियां हैं इनमें उनका इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल। कुछ एक ऑडियंस के सवाल भी लेते हुए चलते हैं। रविंद्र कुर्मी जी का सवाल है, हेरिटेज फूड पर 612 के प्राइस के इन्होंने सर कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए सर? इलेक्शन के बाद अच्छा चला था, आंध्रा की सरकार में कंट्रीब्यूशन हुआ, उसकी वजह से हमने देखा कि हेरिटेज फूड को लेकर काफ़ी कुछ बज़ क्रिएट हुआ था, कैसे देखना चाहिए सर? एक मिनट जी। सर देखिए, हेरिटेज फूड की जो पीक बनी थी वो बनी थी जब चंद्रबाबू नायडू की सरकार, टीडीपी, आंध्र प्रदेश के चुनाव जीती थी, और ये उन्हीं की फैमिली की ये कंपनी है। तो उसको लेकर इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था और लगातार 3 4 5 सर्किट लगे थे और वहां से ये शेयर गिरा था। अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो जो उस समय जो रैली हुई थी उसके जो शेयर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ था, उसमें से कुछ एक्सपेंसिवनेस कम हुआ है, लेकिन कंफर्ट जोन में अभी तक नहीं आया है। तो अगर आप इसमें नया निवेश करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से फिलहाल ये सबसे बढ़िया समय नहीं है। इस शेयर में थोड़ी करेक्शन और होने की संभावना अवश्य है। इसे छोड़ सकते हैं आप। अगर आप निवेशित हैं, कोई भी इसमें आपको रैली मिलती है तो आप इसमें से निकलने का सोचिए। बिल्कुल, तो किसी भी रैली में निकलने का प्लान करना पड़ेगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनु जी का, पूछ रही हैं कि सर हम बहुत समय से सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल नहीं ले पा रहे, सॉरी मैम, लेकिन आज आपका सवाल लिया जा रहा है। सद्भाव इंजीनियरिंग के इन्होंने शेयर लिए हुए हैं सर 35 रुपीज़ के प्राइस के, सर 29 की रेंज पर चल रहा है, क्या करना चाहिए इनको? पिछले 3 4 महीने से जो एक रैली हुई थी उसके बाद में शेयर एक साइडवेज करेक्टिव मोड में चल रहा है। फिलहाल कंसोलिडेशन ही चल रहा है और इसकी जो शॉर्ट टर्म एवरेज है उसके पास आकर शेयर अब उसी के इर्द गिर्द 1 2 रुपए के मूवमेंट में चल रहा है।
नई मूव आने के लिए कुछ समय लगेगा। जहां तक परफॉर्मेंस नतीजों का या उसका देखें तो ठीक ठाक से नतीजे हैं, कोई बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक या एंथ्यूज करने जैसे नहीं है। तो मुझे लगता है इनकी जो खरीद की जो कीमत है उसमें समय लगेगा। और इन्होंने मेरे ख्याल से ये शेयर लगभग इसके हाई पर लिए हैं। इस शेयर में जो कहते हैं ना, ये मोमेंटम के साथ कैरिड अवे हो गई थी जब इन्होंने शेयर खरीदा। तो कुछ पेन पॉइंट अभी भी समय लगेगा। बिल्कुल, तो समय लगेगा मैम, होल्ड करना पड़ेगा आपको, रिकवर हो जाएगा लेकिन वक्त देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल सिंह जी का है, पीएनसी इंफ्रा पर सर 466 रुपीज़ के लिए हुए इन्होंने, पूछ रहे हैं कि 1 साल का व्यू है, क्या करें? विवेक, कई बार मन में आता है कि जैसे एक्सपर्ट को या आपके शो पे जो गेस्ट आता है उसे सवाल पूछता है कि मैंने ये शेयर खरीद लिए, अब क्या करें। सवाल वाजिब है, बट एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम करने के लिए गेस्ट को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि उसे पूछे कि तुमने इस भाव में लिया क्यों। कहने का तात्पर्य ये कि प्राय करके देखा जाता है कि वो जब शेयर खरीदा जाता है तो उसके दो मुख्य कारण होते हैं। एक, क्योंकि उसमें शेयर पिछले 3, 4, 5 दिन से या 10 दिन से लगातार एक अप ट्रेंड है, तो ऊपर के भाव में लोग जो है चढ़कर ले लेते हैं और फिर उसमें फंस जाते हैं। और दूसरा जो एक कारण है, ये मुख्य कारण है, दूसरा जो एक कारण है, उनको उस समय ये शेयर बड़ा रोजी लगता है क्योंकि टॉप 5 गेनर्स में इसका नाम आता है। मेरी एक जनरल राय मैं दे देता हूं, ये पीएनसी इंफ्रा पे नहीं है, कि किसी भी शेयर में उछले स्तर पे या मोमेंटम न्यूज ड्रिवन की शेयर टॉप गेनर बना है 5 दिन में से 3 दिन, उस समय शेयर में निवेश करने का समय नहीं होता। ये प्राय करके एक डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका होता है, एक जरिया होता है कि इन्वेस्टर को लुभा लो और फिर वो फंस जाए और आपका माल बिक जाए। अब आइए पीएनसी इंफ्रा, सर शेयर करेक्टिव में है, पिछले 3 महीने के आसपास के लो पे चल रहा है। जी इसने शॉर्ट टर्म एवरेजेस भी तोड़ी हैं। थोड़ी गिरावट और होने की संभावना है, लेकिन जो जो सेक्टर है इंफ्रा, उसमें ये एक अच्छी कंपनी है, प्रदर्शन अच्छा रहा है। और इसकी जो ट्रेंड लाइन को इसने जो तोड़ा है, राइजिंग ट्रेंड लाइन को, इसके लिए ये लगता है कि इसमें समय तो अवश्य लगेगा, बट शेयर में मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। अगर आप इसमें से निकलना चाहें वो भी आप कर सकते हो, नहीं निकलना चाहते तो कम से कम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए कि अगर शेयर और ज्यादा गिर जाए तो एक लेवल के बाद आपका सौदा कट जाए। बिल्कुल सर, आपने जो पहली लाइन बोली थी कि आपको भी इंटरेक्ट करने का मौका मिले, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमृतप्रीत सिंह जी गुरदासपुर से। सिंह साहब नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। सर मेरे पास इंजीनियर इंडिया है, अपनी 150 शेयर है सर, मेरे पास 260 के भाव से है। और टाटा पावर है सर, 150 शेयर है, 423 के भाव से। जी सिंह साहब आप रहिएगा लाइन पर, मैं केजरीवाल सर से पूछ लेता हूं। सर आप कुछ इनसे पूछना चाहते हैं? सर इंजीनियर्स इंडिया इन्होंने जिस भाव में लिया है वो भाव अच्छा है। शेयर करेक्शन किया है और इसके लॉन्ग टर्म एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। यहां पर शेयर अगले 5-7 दिन में मैक्सिमम समझिए कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर कंसोलिडेट करके अप ट्रेंड में चलेगा। अगर ये कुछ समय तक होल्ड करते हैं तो इसमें एक अच्छी खासी मूव भी आ सकती है, क्योंकि चार्टिकली करेक्शन के बाद में अब ये तैयार हो जाएगा 5-7 दिन में अप ट्रेंड के लिए। दूसरा इन्होंने शेयर कहा टाटा पावर, और इनकी खरीद की कीमत क्या थी सर? सिंह साहब आपकी टाटा पावर की खरीद की 423। सर ये शेयर इन्होंने थोड़े ऊंचे के भाव में लिए हैं और ये मोमेंटम में लिए हैं जब
ऊर्जा क्षेत्र उसमें जो शेयर्स में रैली हो रही थी, खास करके SJVN, NHPC, टाटा पावर और इरिडा, ये सब शेयरों में जब रैली थी और रोज ये क्षेत्र न्यूज में रहता था, तब इन्होंने लिया है, ऊंचे दाम में लिया है और वहां से इस शेयर में थोड़ा करेक्शन चला है। कुछ समय लगेगा इसको करेक्ट करने के लिए, क्योंकि ऊंचे के स्तर पर इसके अंदर में जो वॉल्यूम होने लगे थे वो एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज्यादा हो रहे थे। और एक जो नेगेटिव चीज हुई है इस क्षेत्र में, रिटेल इन्वेस्टर, छोटे छोटे पोर्टफोलियो रखने वाले लोग इसमें कई मात्रा में घुस गए, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जिनके पास इसका शेयर है बहुत ज्यादा हो गया है। तो छोटे मूवमेंट पर इसके अंदर में शार्प मूवमेंट होने लगे हैं, लोग बाग घुसते हैं निकलते हैं, इसके कारण इस शेयर पर थोड़ा दबाव बना है। कुछ समय लगेगा ये शेयर के भाव को बढ़ने में, लेकिन फंडामेंटली कंपनी सॉलिड है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इसके प्रोस्पेक्ट्स और भी ज्यादा अच्छे हैं। तो शेयर किसी भी लिहाज से एक बुरा शेयर नहीं है। आज के दिन आपको पैसा नहीं बन रहा है, बट आने वाले समय में अवश्य बनेगा। बिल्कुल। तो सर आपको डिटेल में आंसर मिल गया होगा। कुछ एक और खबरों की तरफ भी बढ़ते हैं। चाइना में स्टील का प्रोडक्शन 9% जुलाई के मंथ में गिरा और पूरे साल में अभी करीब 2 से 2.5% गिर चुका है। पहले 7 महीने का डेटा है ये। और माना जा रहा है कि जो स्टील का प्रोडक्शन उन्हें गिराना पड़ रहा है वो इंटेंशनली गिराना पड़ रहा है। ये कोई रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम नहीं है, वर्कर्स की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है डिमांड की। डिमांड नहीं है चाइना में उतनी जितना कि ये प्रोडक्शन करते हैं। वैसे तो ये नंबर 1 प्रोड्यूसर भी हैं स्टील के। अरुण सर, इसको कैसे देखना चाहिए कि चाइना में प्रोडक्शन कट हो रहा है, डिमांड कम है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसके इम्पैक्ट क्या होंगे इंडियन स्टील कंपनीज के लिए? वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, इंडिया में माल डंप करने की कोशिश कर भी रहे हैं, ऐसा खबरें भी आई थी। इससे डरना चाहिए स्टील कंपनियों को, या इस तरीके से सोचना चाहिए कि चाइना में प्रोडक्शन कट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर सप्लाई भी उतनी ही कम हो जाएगी जितनी की डिमांड कम हो रही है, तो स्टील के प्राइजेज एक स्टेबल रहेंगे या रिकवर भी होने की उम्मीद कर सकते हैं? कैसे देखना चाहिए सर इसको? जो आपका जो दूसरा विकल्प था मीडियम टर्म में, उसके तरफ अपन बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक सप्लाई डिमांड मैच नहीं होती प्राइसेस में बढ़ोतरी नहीं हो सकती या प्राइस में चेंज नहीं हो सकती। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस में एक अपवर्ड ट्रेंड होता है। अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, जब तक कटौती होकर सप्लाई को मैच नहीं किया जाए डिमांड से, प्राइसेस में एक गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन स्टील कंपनी में भारतवर्ष में एक और समस्या पैदा हुई है। हाल ही में मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को जिनमें ये माइंस होती हैं उसमें 2005 या 2006 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रॉयल्टी का पैसा कलेक्ट करने का हक दिया है। इसके कारण जहां पर भी आप नेचुरल रिसोर्स यूज करके उत्पादन करते हैं, जितनी भी माइनिंग कंपनीज है, उनके ऊपर में एक लगातार दबाव चल रहा है और शेयर के कीमतों में गिरावट आई है। मेरे ख्याल से ये जो पैसा मिलेगा इन सरकारों को, वो लाखों करोड़ रुपए का अमाउंट होगा। और मुझे लगता है कि ये जो कंपनीज है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर कम से कम कुछ कटौती या कुछ रियायत की मांग करेंगे, और अगर वो न भी मिले तो उनको कम से कम एक शेड्यूल मिलेगा पेमेंट करने का कि पूरी की पूरी रकम एक साथ न दी जाए। इसको देखते हुए मेरे ख्याल से मेटल कंपनीज पे एक दबाव रहेगा, जहां पर भी नेचुरल रिसोर्स को यूज करके उत्पादन होता है। तो आपका जो सवाल कि स्टील में क्या समझना चाहिए, मेरे ख्याल से ये एक डबल एज स्वॉर्ड हो चुका है इस इंडस्ट्री के लिए, कम से कम शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। बिल्कुल। साथ ही सर कुछ एक घरेलू खबरों की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारी खबरें हैं जिनका कि इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिलता है। एक इम्पॉर्टेंट खबर सर हिंदुस्तान जिंक पर, जिसमें कि फ्लोर प्राइस 486 रुपीज़ का तय किया गया है। इनका OFS आज से शुरू हो रहा है।
काउंटर भी गिर गया काफ़ी तेज़ी से। अब इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें डिविडेंड की भी घोषणा आ रही है। एक बड़ी डिविडेंड इसी मंथ में आना है, 28 तारीख को उसकी रिकॉर्ड डेट भी रखी गई है। सर, वेदांता एज एन प्रमोटर इसको ज़्यादा फायदा होगा, या इसको इसी तरह से देखें कि हिंदुस्तान जिंक का स्टेक का एक नीचे के लेवल फ्लोर प्राइस पर तय किया गया है, तो इसलिए शेयर पर दबाव ज़्यादा रहेगा। हिंदुस्तान जिंक एंड वेदांता कैसे इसमें स्ट्रैटेजी बनाए सर? आपने 3-4 सवाल जो पूछे उसमें एक सवाल पूछा था प्रमोटर को क्या होगा। प्रमोटर कैसे भी करके पैसा जुटाना चाहता है। ये वही प्रमोटर है जो आज से 4 साल 4.5 साल पहले कहा था कि वेदांता में उसे ओपन ऑफर दिया था और 87 रुपए 25 पैसे का ओपन ऑफर दिया था, और एक स्टेटमेंट दिया था उसने, अनिल अग्रवाल ने, कि इससे ज्यादा पैसे उसकी देने की क्षमता नहीं है। इस ओपन ऑफर में LIC ने एक काउंटर प्राइस दिया था 320 रुपए का, और उसके बाद ये शेयर की बढ़ोतरी 87 रुपए से मेरे ख्याल से 400 के ऊपर भी चला गया था। तो जहां तक प्रमोटर का सवाल है, कुछ भी वो करता है, कुछ भी अनाउंस करता है, उसमें ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, खुद का फायदा। अब जो आपको उसने ये एक फ्लोर प्राइस नीचे दी है, उसको पता था कि शेयर की कीमत गिरेगी, तो उसको एक स्वीटनर करने के लिए डिविडेंड अनाउंस किया है। ये डिविडेंड सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, उसको भी मिलेगा, और उसको आपसे बहुत ज्यादा मिलेगा। पहले वो डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक से बांटेगा, उसके बाद में वो जो डिविडेंड वेदांता को जाएगी वो वेदांता में डिविडेंड बांटेगा, और वहां पर वापस प्रमोटर पैसा मिलेगा। अब आ जाइए जहां तक शेयर का सवाल है, इसमें भी रॉयल्टी का मुद्दा खड़ा हो गया है। इसमें भी उनको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, जो एक कंपनी के ऊपर में दबाव पैदा करेगा। ये शेयर कहां जाकर संभलेगा ये समय बताएगा। इसका अमाउंट का डिमांड कितने रुपए का आता है वो भी कुछ दिनों में पक्का होगा। लेकिन डिविडेंड की खबर, फ्लोर प्राइस नीचा, ये दो चीज देखकर शेयर में कूदना नहीं चाहिए। ये सोच कर लेना चाहिए या खरीदना चाहिए या पार्टिसिपेट करना चाहिए कि इसमें एक गिरावट आने की आवश्यकता, संभावना दोनों है। बिल्कुल, तो दोनों ही काउंटर्स पर सर का व्यू मिल गया है। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ IDBI कैपिटल के डेरिवेटिव एंड टेक्निकल रिसर्च हेड जुड़ चुके हैं, ब्रिजेश एल जी। ब्रिजेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक। सर, कुछ मैं दर्शकों के सवाल ले रहा था, तो इसमें एक क्वेश्चन मिला है साबिहा सईद जी का, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस पर। सर, कैसे देख रहे हैं ब्रिजेश सर इसको? ओके, इंडियाबुल हाउसिंग, आई थिंक बीच में मेरा मानना है कि बीच में एक अच्छा खासा बाइंग आया था। अभी लेटली में एक प्रॉफिट बुकिंग आया है, सपोर्ट के पास ट्रेड करे। पोजीशंस फिलहाल एवरेज करने जैसा नहीं है, पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर वो लंबी अवधि के लिए अगर पोजीशन होल्ड करते हैं तो कुछ उसमें मुनाफा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उनका कॉस्ट क्या है, बट व्यू होल्ड का रहेगा। अभी फिलहाल तो साइडवेज चल रहा है, देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर पोजीशन है तो एक बार होल्ड करें। जी, सोनाली मोहापात्रा जी का सवाल है HCC पर। अरुण सर, कैसे देखना चाहिए? इन्होंने 52 के लिए हुए हैं सर, एक रेंज में चल रहा था ये शेयर 49 to 55, लोग इसमें प्रॉफिट भी बना रहे थे, अब थोड़ा रेंज टूट गई है, क्या करें सर? सर, गिरावट छोटी नहीं है, काफी शार्प गिरावट हुई थी। ये भी जो कहते हैं कि जैसे सुजलॉन चला था वैसे इस शेयर में बड़ी एक शानदार रैली हुई थी, उसके बाद गिरावट देखने को मिली है। इसके भी कुछ जो मुद्दे थे डेट के, इसने कुछ ठीक ठाक किए थे, कुछ में सेटलमेंट किया था और एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा था। लेकिन फिलहाल वापस माफ कीजिएगा, एक शार्प करेक्शन को देखने को मिला है। मेरे ख्याल से फिलहाल इन्हें होल्ड करना चाहिए। इस भाव में कहीं पर भी घबराहट ज्यादा करने से कुछ पैनिक करने से कुछ होना नहीं है। कहीं ना कहीं ये शेयर एक टर्न अराउंड
करके थोड़ा सा सुधर सकता है। लेकिन जो इसने ऊंचले स्तर बनाए हैं वो जल्द आ जाएंगे, ऐसा फिलहाल नहीं दिख रहा। बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रॉब्लम बनी रहेगी, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से आया, उन्होंने कहा कि 2030 तक भारत 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को, ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य को अपना पूरा कर लेगा। और ये एकमात्र देश होगा जो कि पेरिस में जो समझौता हुआ था उसमें भारत ही एकमात्र ऐसा देश होगा जो कि अपने लक्ष्य को पूरा करता हुआ दिखाई देगा। रेलवे में भी हम ज़ीरो कार्बन एमिशन पर आ जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि अगले जो 4-5 साल हैं ग्रीन एनर्जी के तो हैं। ब्रिजेश सर, ग्रीन एनर्जी में अदानी ग्रीन, आइनॉक्स विंड और जो दूसरी जो रिन्यूएबल कंपनीज लाइक जो हाइड्रो से जुड़ी कंपनीज हैं लाइक एनएचपीसी, एसजेवीएन, जेपी पावर, इनमें से कोई आपको पसंद आता है क्या? विवेक जी, मुझे एनएचपीसी पे काफी पॉजिटिव व्यू था। हालांकि हम लोग रिसेंटली इसमें बाय भी इनिशिएट कर चुके हैं। ओके। अभी अभी इमीडिएट ट्रेंड पे अगर आप देखोगे तो एक माइल्ड करेक्शन आया, तो ये जो स्टॉक है, ये 80-85 का जो लेवल है, काफी स्ट्रॉन्ग बेस है इसमें। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलता है इसमें 85 के आसपास, अगर इसमें हम लोग बॉटम फिशिंग कर सकते हैं तो मुझे लगता है कर लेना चाहिए। आज काफी सारे पावर स्टॉक्स में मूव आए थे, जिसमें से एक टीडी पावर भी है, जिसमें काफी अच्छा मूव आया है। एनएचपीसी में भी आप देखोगे तो मुझे लगता है 85 का काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, और मल्टी टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट भी है। मुझे लगता है इसमें एक वापस यहाँ से बॉटम बनने की काफी ज्यादा गुंजाइश है, और एक बार यहाँ से फिर से स्टॉक सपोर्ट लेके चलेगा। और हम जिसमें इसमें जो टारगेट कर रहे हैं वो करीब करीब 120 के करीब हम लोग इसको देख रहे हैं एनएचपीसी को, अगले 7 से 8 महीने के टाइम फ्रेम में। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकता है एनएचपीसी में। जी। इसी बीच में एक काउंटर पर नज़र डालना चाहूँगा, ओला इलेक्ट्रिक का। यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से मूव इस काउंटर में देखने के लिए मिल रहा है। करीब 18% ये काउंटर ऊपर आ चुका है हाल की लिस्टिंग। और अरुण सर, तो अभी यहाँ पर एक इनका इवेंट भी हुआ था बेंगलोर में, जहाँ पर कि इन्होंने एक नई बाइक लॉन्च की। सर वहाँ उपस्थित थे। अरुण सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? क्या ये जस्टिफाई करती हैं जिस तरह से ये शेयर चल रहा है? वैल्यूएशन किस तरह से जस्टिफाई करती हैं? हालांकि वी नो कि कंपनी अभी एज ऑफ नाउ लॉस में, लेकिन जो फ्यूचरिस्टिक जो फोरकास्ट होती हैं मैनेजमेंट से आप मिले, मैनेजमेंट की किस तरह की बातें हैं और किस तरह से इंडस्ट्री बात कर रही है, वहां पर बड़े बड़े एनालिस्ट रिसर्च टीमें आई हुई थी? बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा विवेक। कंपनी ने 4 बाइक वहां पर डिस्प्ले करी, उसकी बुकिंग कल से खोल दी, लॉन्च की डेट अनाउंस कर दी है दिवाली 2025, जहां पर ये डिलीवरी देगी इन बाइक्स की। बाइक का जो मार्केट है, टू व्हीलर मार्केट, अगर इसके ऊपर थोड़ा गौर करो विवेक, तो 70% बाइक होती है, 30% स्कूटर होती है। और अगर ईवी की बात करें तो ये आंकड़ा एकदम उल्टा कहता है। 98 से 99% टू व्हीलर जो है वो स्कूटर्स है, और 1 या 2% बाइक्स है। इसका मतलब आज के दिन बाइक्स ईवी स्पेस में नहीं आई हैं। इसमें इस कंपनी ने 4 मॉडल लॉन्च किए हैं। 75,000 रुपए का भी एक मोटर बाइक है और 2.5 लाख रुपए का भी मोटर बाइक है। आपको सभी को पता है कि मोटर बाइक एक ऐसी चीज है जहां पर पावर, जहां पर लुक्स और जहां पर वो इंक्रीमेंटल स्पीड 0 to 60, 0 to 80, 0 to 100 बहुत महत्व रखता है। इन्होंने जो रेंज अनाउंस की है बैटरी की, वो है 575 किलोमीटर। ये एक बड़ी इंप्रेसिव रेंज है। और अगर सिंगल चार्ज में अगर बाइक 575 किलोमीटर चल जाती है, तो जो बाइकर्स बोलते हैं, जिन्हें लॉन्ग राइड पर जाने का शौक होता है, 2-2, 3-3, 4-4 दिन की वो रैली में पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, तो इसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। इसको साइड में छोड़ दीजिए। उसके अलावा अगर आप बात करें, जो ये ईवी की बैटरी जो बना रहा है, जिसका नंबर है 4680, ये 4680 जो है डायमेंशंस होते हैं बैटरी के।
दुनिया में अभी तक जो बैटरी बन रही थी वो 2170 थी, अब ये 4680 बनेगी। ये 5 गुनी बड़ी बैटरी है साइज में, और 5 गुना ज्यादा इसमें एनर्जी होगा। इसका मतलब ये कि एक बैटरी पैक जो है उसमें कम सेल्स लगेंगे, रफली 1/5। तो मेरे ख्याल से इसमें ऑप्टिमिज्म अवश्य रहना चाहिए। और जो कंपनी ने जून के नतीजे घोषित किए हैं परसों, उसमें अगर आप देखें तो लॉस अवश्य है, लेकिन लॉस बिफोर फाइनेंस माने एबिडा जिसे कहते हैं, लॉस बिफोर फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन महज 1.89% रह गया है। इसका मतलब जब भी इसका प्रोडक्शन सेल्स 500 से 1000 स्कूटर भी अगर बढ़ जाता है महीने का, और जो बैटरी अब इसका हिस्सा बन जाएगी अगले 6 महीने के बाद, तो आपको ये कंपनी एबिटा पॉजिटिव, हो सकता है धीरे धीरे नेट पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। तो मुझे इस कंपनी में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स लगता है। वोलेटिलिटी इनिशियल स्टेज में ज्यादा रहेगी, लेकिन जो व्यक्ति 3 से 5 साल का निवेश करता है उसे इस शेयर को ट्रैक करना चाहिए। 2, जी इसके अंदर ये देखना चाहिए कि बाई ऑन डिप्स की एक स्ट्रेटेजी रखे, जिससे कि उसे कुछ ना कुछ एक पोर्टफोलियो में ऐड करने का मौका मिले। एक आखिरी बात विवेक कहूंगा जी कि सर। ये तो जो मैंने बात करी, ये करी मैंने ओला इलेक्ट्रिक जो लिस्टेड कंपनियां हैं। इसके अलावा जो ओवरऑल ओला ग्रुप पर बात करके जो व्यू दिया, जिस हिसाब से ये कंपनी आईटी और आईटी से कनेक्टेड चीजों में जा रही है, चाहे वो एआई हो, चाहे वो ओला कैब में जो चेंजेस आएंगे, जो इसने एक नई कंपनी कृत्रिम लॉन्च करी है, ये सब देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस कंपनी की चर्चा अवश्य हर प्लेटफॉर्म पे होगी शेयर बाजार से कनेक्टेड। बिल्कुल। तो यहाँ पर कंपनी में आउटलुक पॉजिटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाय ऑन डिक्लाइंस ये सर का मानना है। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, रवि त्रिपाठी जी। रवि जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। जी गुड मॉर्निंग, मैं रवि त्रिपाठी है। जैसे नमस्कार सर, जय सिया राम। जय सिया राम सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज। जी सवाल ये है कि देवेंगिरी में मैंने 30,000 शेयर लिया है 9 रुपए 40 पैसे में, और ये काफी गिर गया है। और इसमें सर क्या लगता है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि काफी नुकसान हो गया है। बिल्कुल, मैं पूछ लेता हूँ सर, देवनागरी शुगर, अरुण सर आप इसको ट्रैक करते हैं क्या, देवनागरी शुगर को? विवेक मैं ट्रैक नहीं करता, बट चेष्टा कर रहा हूं कि अगर मेरे को चार्ट्स दिख जाए तो कम से कम कुछ मैं व्यू दे सकता हूं, बट शेयर को ट्रैक नहीं करता। सर ब्रजेश सर आप ऑन चार्ट्स बता दीजिए अगर इसमें कुछ डेटा हो तो, देवनागरी शुगर। हाँ, मैं भी एक्चुअली इसका चार्ट ही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। काफी एक्चुअली मैंने पहली बार ये नाम सुना है। दे ओके, वन सेकेंड। ओके, तो करीब करीब अभी 7 रुपीज 38 पैसे के करीब ये ट्रेड कर रहा है। तो और नीचे की तरफ है सपोर्ट पे। हालांकि लेटली शुगर स्टॉक्स में कुछ अच्छे मोमेंटम भी देखने को मिले थे। चार्ट के हिसाब से ये सपोर्ट पे है। 6 रुपया 70 पैसे का जो लेवल है वो पिछला डिमांड जोन है। वॉल्यूम्स मिसिंग है, तो उतना श्योर नहीं हूँ कि कहाँ तक जा सकते हैं। अगर उनको 8 साढ़े 8 रुपए तक का बाउंस मिलता है तो एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए। 8 साढ़े 8 का बाउंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 8 रुपीज 50 पैसे के आसपास आ रहा है। वहां पे पोजीशन चेक कर लीजिए, क्योंकि इसको हम ट्रैक नहीं करते। एक ही नजरिया है इसमें कि कंटिन्यूस फॉल आया, सपोर्ट पे है, एक बाउंस की उम्मीद है क्योंकि ओवरसोल्ड में है। तो 8.5 के करीब हम रिव्यू करेंगे और उस टाइम पे थोड़ा सा और क्लैरिटी के हिसाब से हम बता पाएंगे कि क्या करना है। बिल्कुल। कुछ एक दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं। मधु देदिया जी का सवाल है, वो केजरीवाल सर आप ही से पूछना चाहती हैं, DCX इंडिया इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 419 के, इस पर क्या करना चाहिए सर, लॉन्ग टर्म व्यू चाहती हैं वो आपसे। ये क्या DC इन्फोटेक की बात कर रहे हैं सर? DCX इंडिया। DCX
तो डीसीएक्स कंपनी है, डीसीएक्स सिस्टम्स। जी अब वो क्या उसकी बात कर रहे हैं या? जी बिल्कुल सर, वही है DCX इंडिया, DCX सिस्टम, जो 330 रुपए का शेयर चल रहा है। समझ गया, समझ गया। सर ये एक डिफेंस से कनेक्टेड कंपनी है और इसका जो कामकाज है ये इजराइल की कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा काम करती है। बैंगलोर स्थित कंपनी है। इसमें प्राइस मूवमेंट अच्छा खासा हुआ है, रैली के बाद एक करेक्शन दे रहा है। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो बेशक होल्ड कर सकते हैं। प्रदर्शन अवश्य कंपनी का अच्छा है। और एक खास बात इस कंपनी के बारे में बता दूं कि ये एक ऑफसेट पार्टनर है कई विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के, जिसके तहत इन्हें इंडियन कंपनीज को सप्लाई करने के ऑर्डर मिलते हैं जो विदेशी कंपनी को मिलते हैं। तो आपको एक 15 या 30% का एक ऑफसेट ऑर्डर पूरा करना पड़ता है जो इसे जी। मिलता है ये फॉरेन पार्टनर से। तो जी। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छी है। शॉर्ट टर्म में आपने काफी ऊंचले स्तर पर निवेश किया था तो आप एक कुछ समय गुजारना पड़ेगा, लेकिन आपके भाव आने की संभावना पूरी है। बिल्कुल, तो मैम आपके भाव मिल जाएंगे और थोड़ा वेट करना पड़ेगा।